नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने मुल्क भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर इसे अपनाते हुए उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिस पर आम लोगों की नज़र नहीं जाती है, लेकिन है वो बड़ा गंभीर और उस पर यदि ध्यान न दिया जाए तो खतरनाक भी है। देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ये छठा साल चल रहा है। यानी छठा साल बीतने को है, सातवां शुरू होगा और उन्होंने कई फैसले लिए, नोटबंदी का लिया, जीएसटी का लिया, जो भी लिया और अच्छे दिन की भी बात कही, सबका साथ सबका विकास की भी बात कही। भारतीय जनता दल का ये कहना है कि जहाँ तक कि उनकी स्कीम लागू करने की बात है, उसकी नीयत पर संदेह नहीं करता है भारतीय जनता दल, लेकिन उनकी अकल पर संदेह जरूर करता है। अकल इस बात की कि आदरणीय मोदी जी को मालूम होना चाहिए कि जो भी उन्होंने प्रयोग किया, नोटबंदी का किया और इधर जो है नोटबंदी का किया, तो उनको एक बात भूलनी नहीं चाहिए कि जो कम से कम ये राजीव गांधी अपनी प्रधानमंत्री की क्षमता में इस बात को कबूला था कि गरीबों के लिए जो हम 100 रुपया भेजते हैं दिल्ली से, तो गांव में उसको 10 रुपया ही मिल पाता है। इस सिस्टम को दुरुस्त करने की नीयत जरा भी नहीं दिखी मोदी जी की। किसी ने उनको पढ़ा दिया कि डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का सिस्टम लगा दो तो ये मिल जाएगा। ये गलत है, उनकी सोच गलत है। मैं तो सीधे उनको कहता हूँ, आज भी जो पैसा उन गरीबों के लिए, चाहे वो ये शौचालय बनवाने के लिए हो, चाहे किसी के लिए हो, जो पैसा मिलने का है, उसमें जो है जो लोकल प्रधान है, जो लोकल और भी है, वो उसके हिस्सेदार बनते हैं। जो सीडीओ है, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, या उसके कर्मचारी उसके बनते हैं, हिस्सेदार बनते हैं। लबेलबाव करने का मतलब कि जब तक आप जो करने वाले कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जब तक उनकी नीयत को दुरुस्त नहीं किया जाएगा, तो टेक्नोलॉजी से यानी ये वो कभी दूर नहीं होती है। और मैं एक हाईली टेक्निकल डिपार्टमेंट में रहा हूँ और बराबर मैं अपने ऊंचे वाले अधिकारियों से, कर्मचारियों से बराबर इस बात को बताया, समझाया है कि पहले सुधार जो है उन कर्मचारियों की जो कार्यशैली है, उनकी नीयत में सुधार की आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी का लाभ जो है तभी वो मिल सकता है। और इसका एक छोटा सा उदाहरण, बहुत ये करके हम आगे बढ़ेंगे, वरना तो ये विषय बहुत बड़ा है।
जैसे एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी साइंस ने आपको दिया। अब आपकी यदि नीयत सही है तो उस एटॉमिक एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? आप जो है वो जो है यानी पावर जनरेशन, यानी बिजली बनाएंगे और लोगों की सेवा करेंगे, लोगों का जीवन आसान करेंगे। और वही आपकी नीयत खोट है तो आप एटम बम बनाएंगे, लोगों का विनाश करेंगे। तो सुधार जो है टेक्नोलॉजी से नहीं होता, सुधार होता है जो टेक्नोलॉजी को ऑपरेट कर रहा है उसकी नीयत कैसी है। तो भारत में भी जो ये 90% वो खाने वाला जो सिस्टम है, मोदी जी ये समझते हैं कि डीबीटी टेक्नोलॉजी लाने से वो गरीबों को माने 100% मिल जाएगा। हरगिज़ नहीं। जब तक उसको ऑपरेट करने वाले जो सिस्टम को है उनको अनुशासित नहीं किया जाएगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनको भयभीत नहीं किया जाएगा, तब तक जो है कुछ ये संभव नहीं है। और उसके लिए बराबर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि यह एक दिन में जाने वाला नहीं है। कम से कम 20-25 साल तक हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो सख्ती अनुशासन का और हमारे आदरणीय बादशाह औरंगजेब का जो सख्ती अनुशासन नियम पालन, ये दोनों को मिलाकर के लागू करने से 20-25 साल के बाद तब जो लोगों की जो काम करने की आदत है, जो उनको खून में घुसा हुआ है, वो बाहर। तो और यदि वो सिस्टम ठीक है तो कुछ नोटबंदी लाइए, कोई भी लाइए। और अभी आप जो है देख लीजिए नोटबंदी में देख लीजिए ना, नोटबंदी में क्या हुआ कि जो साधारण जो जनता है वो पिस गई, मर भी गई। और जो मैनिपुलेटर थे, जो तिकड़मी थे, जो चालू वालू थे, उन्होंने अब सब कुछ कर लिया, काला का सफ़ेद भी कर लिया और लाभान्वित हुए। तो जब भी सिस्टम यदि गड़बड़ है, जो कि इसमें है 90% खाने वाला, तो उसमें कोई भी प्रयोग मोदी जी यदि कोई भी आप प्रयोग करेंगे तो साधारण जनता, गरीब जनता ही उसमें मरती पिसती है। और चालू बालू तिकड़मी लोग जो है उसके लाभार्थी रहते हैं। मोदी जी ये बात अपने दिमाग में बांध लीजिए। पता नहीं इतनी अकल आपको है कि नहीं। और यदि वो सिस्टम दुरुस्त है, अनुशासित है, सख्त है, निष्पक्ष है, तो उस पर आप कोई भी प्रयोग करिए, 100% आपको नतीजा देगा। 100 रुपया भेजेंगे, 100 रुपया उसको मिलेगा। लेकिन वो करना इतना आसान नहीं है। एक प्रधानमंत्री को, एक मुख्यमंत्री को, जो भी है, कम से कम 20-25 साल उसको खून पसीना बहाना पड़ेगा। इसलिए कि वो इतनी जड़ पकड़ी है कि भ्रष्टाचार चलता रहे, भ्रष्टाचार होता रहे और भी अनियमितताएँ चलती रहें। इसके सपोर्ट में बाहर नहीं आएंगे, अंदर तमाम जो ब्यूरोक्रेसी के, कर्मचारियों के, ट्रेड यूनियनों के, जुडिशरी भी आती है उसी के सपोर्ट में। पूरा सिस्टम और ये पॉलिटिकल पार्टी भी सब आपके या किसी के भी खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन हाँ, यदि आप उस पर अडिग हैं कि भाई इनको दुरुस्त करना है, इनको अनुशासित करना है, तो एक दिन द डे विल श्योरली कम when all these forces will fall in line। वो इसी अनुशासन में वो आ जाएंगे। लेकिन सिर्फ उपदेश देने से और मन की बात कहने से, पंचायती को बनने से ये कुछ भी नहीं होता। तो ताज़ा उदाहरण देख लीजिए। आपने लाखों करोड़ रुपया इकट्ठा किया पीएम फंड में, राज्यों को दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितना मिलेगा गरीबों को? बता दीजिए। 3000 करोड़ तो इसी को मिला केजरीवाल को, 13 से 12 करोड़ उसको मिला, इसको ममता बनर्जी को,
सब खाएंगे सब। हमारे देश का एक तबका है कि जनता के दुख दर्द में ही तो उनका बिजनेस चलता है। बाढ़ हो उसके लिए जो पैसा जाता है उसमें उनके धंधे चलते हैं, भ्रष्टाचार और लूट होती है। सूखा हो जो पैसा जाता है उसमें उसकी लूट होती है। मोदी जी इसकी जानकारी रखिए, डीबीटी करने से कुछ नहीं होता। नमूना ये कह रहा कि सिस्टम को दुरुस्त सख्त करना होगा। उपदेश देने से नहीं होगा कि पंचायत के सरपंचों से आपने बात कर लिया और उनसे बात कर लिया और आपने उपदेश दे दिया। सुभाष चंद्र बोस के प्रति आप में ज़रा भी इज्जत है तो ज़रा उनसे सीखिए कि और सिस्टम यदि दुरुस्त रहेगा, सख्त रहेगा, अनुशासित रहेगा और बारी और बराबरी के सिद्धांत पर, बारी बराबरी के सिद्धांत पता नहीं आप जानते कि नहीं जानते हैं। बारी बराबरी का मतलब है कि सब लोग बराबर हैं और वो बारी टूटेगी नहीं, चाहे वो राष्ट्रपति का ही वो लड़का क्यों ना हो। राष्ट्रपति का लड़का और एक साधारण नागरिक का लड़का दोनों को बराबर ही है, कुछ भी हो जाए। इसको कहते हैं सख्ती से अनुपालन कराना बारी और बराबरी के सिद्धांत पर। और जो डिलीवरी सिस्टम है, जो सेवा प्रदायी संस्थान है, वो बिल्कुल सख्त, निष्पक्ष, प्रभावकारी, चुस्त दुरुस्त और अनुशासित और नियमपालक सच्चे अर्थों में, शब्दों में रहे। तब जाकर के इस पर कोई भी प्रयोग करेंगे, कोई भी स्कीम आप डालेंगे, उसका लाभ जो है आम लोगों को, गरीब लोगों को मिलेगा। एक तो ये बात रही। दूसरा ये है कि अब आपको पता चल गया होगा, 6 साल आपके बीत रहे हैं, कि जो जिस तरह से माहौल बनाया गया है, सामाजिक माहौल भी बिगाड़ा गया है। जो मशीनरी है, ब्यूरोक्रेसी है और जो कर्मचारी हैं जुडिशरी में भी, ये जीएनपीसी ने 17 सालों से उसके टाउट्स, उसके टिंटैकल्स, उसके एजेंट्स बिल्कुल बैठे हुए हैं और मीडिया में भी बैठे हुए हैं, बौद्धिक वर्ग में बैठे हुए हैं। तो आपकी सरकार रहते हुए भी पूरा माहौल जो है वो जीएनपीसी और वामपंथियों का ही लगता है। जीएनपीसी अब जान गए होंगे, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस, जिसको अभी भी लोग भ्रम, गलती या भूल से अभी भी कांग्रेस कह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस तो वो तब थी जब उसमें पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जैसे महान राष्ट्रवादी और देशभक्त नेता थे, वो कांग्रेस थी। यह तो एक पारिवारिक कुनबा है जो कि इस देश के लिए बहुत ही खतरनाक और बहुत ही जो है बहुत ही गद्दार है, बहुत बड़ा शत्रु है। तो उसी का पूरा माहौल है अभी, समझ लीजिए। और उसमें आप जरा भी डेंट नहीं कर पाए हैं। या तो आप उसी शैली में ढल गए हैं या आप जो है उसमें जरा भी डेंट आप नहीं कर पाए। भारतीय जनता दल लोगों में क्या कह रहा है कि एकता भी और पूरा माहौल भारतीयता का होना चाहिए, क्योंकि हम सभी भारतीय हैं, आप भी भारतीय हैं, पूरे देश के लोग भारतीय हैं। तो इसलिए भाईचारा, इखलाक, मोहब्बत, आपसी सम्मान, आपसी लगाव, आपसी सद्भाव, मुल्क परस्ती, देशभक्ति, सब कुछ भारतीयता के आधार पर। और इस भारतीयता का कि वो हिंदुत्व से, इस्लाम से या किसी वास्ते से कुछ भी लेना देना नहीं है। जो कि ये भ्रम बीजेपी आरएसएस को लोग फैला रहे हैं कि भाई कि जो हिंदुत्व है उसी के पर्यायवाची भारतीयता है। इस भ्रम को निकाल दें। भारतीयता का किसी भी पंथ से
कोई मतलब नहीं है, न तो इस्लाम से मतलब है, न तो हिंदुत्व से मतलब है, न तो सनातन से मतलब है। भारतीयता एक ऐसी अवधारणा है कि जितने भी इस देश के मिट्टी की संतान हैं सभी लोग भारतीय हैं, और साथ में कैसे रहेंगे, कैसा शासन प्रशासन चलाएंगे जो कि निष्पक्ष होगा, सबको समान रूप से अवसर देगा, उनकी काबिलियत का विकास करेगा, वो भारतीयता है। और भारतीयता की बात सबसे पहले करने वाले कौन थे? वैसे भारत और भारतीयता की अवधारणा तो जो जब से इतिहास भी नहीं बना था, इतिहास को उसके पहले से है। पौराणिक कथाओं में यदि आपका विश्वास हो तो आप पढ़िए, उसमें मिल जाएगा आपको। और यदि इतिहास में देखना है तो सबसे पहले अखंड भारत की बात, भारत की चिंता सबसे पहले महान देशभक्त चाणक्य ने की थी। चाणक्य ने भी वो हिंदू राष्ट्र की बात नहीं की थी। सभी हिंदू राष्ट्र के नशेबाजों को मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता दल कहना चाहता है कि महान देशभक्त और इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा नीति का ज्ञाता, उसने हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कही थी। उसने भारतीयता, उसने भारत, उसकी चिंता भारत की थी और अखंड भारत की थी। स्वामी विवेकानंद जिनका नाम भुनाते हैं ये बीजेपी के नशेबाज लोग, उन्होंने भी कभी भी वो हिंदू राष्ट्र की बात नहीं की, और न उन्होंने कभी ये किसी वक्त के मोड़ पर कहा कि उनका धर्म जो है हिंदुत्व है। और भारतीय जनता दल ने बराबर इस बात को स्पष्ट किया है, किसी धर्म की बात, धर्म का मतलब हिंदू, सनातन, इस्लाम और सिख, ईसाई नहीं है। धर्म का मतलब हमारा फर्ज क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा आचरण क्या है, हमारा व्यवहार क्या है, या इस सबका समुच्चय धर्म है। इसलिए धर्म तो इस देश में हर एक भारतीय को, हर एक भारतीय नागरिक को राष्ट्र धर्म ही निभाना है। राष्ट्र धर्म से मोटा मोटी से मतलब है कि प्रत्येक देशवासी को इस मुल्क की और अपने देशवासी भारतीय भाई बहनों की चिंता करनी है, उनकी सुख सुविधा का, उनके तरक्की का, उनकी खुशहाली का, और मुल्क की हिफाजत और उसकी तरक्की का। ये हमारा राष्ट्रभक्त जो अब चिंता करेंगे तो उससे संबंधित जो है वो तमाम बातें आ जाएंगी। तो ये रहा धर्म। अब रही बात है तो सवाल है कि हिंदू सनातन क्या है, इस्लाम क्या है? ये पंथ है। अब पंथ जो है वो व्यक्तिगत आस्था है, और व्यक्तिगत आस्था होने के कारण जो है वो व्यक्तिगत की ही सीमा के अंदर उसका अनुसरण किया जाना है। व्यक्तिगत सीमा से मतलब घर के अंदर, चार दीवारी के अंदर, जो भी आपको पसंद हो, सिजदा है, इबादत है, और नमाज है, या धूपबत्ती दिखाना, अगरबत्ती दिखाना, घंटी बजाना, हर कीर्तन करना, जो भी है करिए घर के अंदर व्यक्तिगत आस्था के लिए। लेकिन जो ही आप घर के बाहर होंगे और जो आपका सामूहिक जीवन होगा, सामूहिक डिस्कोर्स होगा, सामूहिक आपका आचरण व्यवहार होगा, शुद्धता राष्ट्रीय होगा। यही बात तो समझानी है सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं को, जो ये उलझा के रखे हुए हैं वो हिंदुत्व के चक्कर में। तो भारतीय जनता दल बिल्कुल इस देश में जो सामाजिक माहौल, शासन प्रशासन का माहौल, जुडिशरी का माहौल और मीडिया का माहौल, बौद्धिक वर्गों के माहौल को बिल्कुल इसने चौपट किया हुआ है। इसकी एक ही काट है, एक ही दवा है, भारतीयता। वो भी जो भारतीयता किसी पंथ से बिल्कुल दूर कोई इसका संबंध नहीं। ये तो कहता है भारतीय, तो हम तो समझते हैं कि ये आपकी सरकार का भी कर्तव्य है, भारतीय जनता पार्टी का भी कर्तव्य, चूँकि वो राष्ट्रीयता, भारतीयता की बात करती है, राष्ट्रवाद की बात करती है, कि कम से कम भारतीय जनता दल के विचारों को
वो आगे बढ़ने दे, इसके 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 प्रचार में सहायक हो। लेकिन बात बड़ी उल्टी हो रही है। आपके जितने भी, आपके साथ खबर न हो मोदी जी, आपके जितने भी कार्यकर्ता हैं नीचे स्तर के, वो पता नहीं वो आरएसएस के हैं या विश्व हिंदू परिषद के हैं या बजरंग दल के हैं, किसके हैं, सबसे अधिक मुखालफत जो है, जो अब तक हम नहीं कहते हैं कि बहुत ये पार्टी बहुत फैल गई है, बहुत वो हो गई है, लेकिन अब तक जो मुखालफत जो है यही लोग कर रहे हैं। भारतीय आवाम ताकत दल सबको भारतीय एकता की बात करता है और ये इसकी मुखालफत करते हैं। और वो मुखालफत इस स्तर तक आ गई है कि इवन जिस आईडी से इस विचार को आगे बढ़ाया जाता है उस आईडी को जो है गायब करा देते हैं। और अनाप शनाप पता नहीं कि क्या नियम बना रखे हैं कि यदि किसी ग्रुप में 10-20 को के लिए आपने उसको उसमें डाला तो तब तो आईडी बची रहेगी, उससे अधिक यदि संख्या उसकी बढ़ गई तो आईडी गायब हो जाएगी। तो ये सब जो है तिकड़मबाजी जो है दिखाती है कि ये जो राष्ट्रवाद का जो मुखौटा आप लगाए हुए हैं और आपकी पार्टी के लोग लगाए हैं, वो मुखौटा बहुत ही छलावा है और बहुत ही धोखेबाज है। ये आपके हर एक गतिविधि जो है आपके पार्टी के लोगों को बेहतर है कि इस देश की हिफाजत के लिए, देश के हित के लिए जो भारतीय आवाम ताकत दल प्रयास कर रहा है, ये आईडी को डिलीट कराने वाली प्रक्रिया को बंद करवाइए। यदि आप बंद नहीं कराएंगे तो सब दिन एक ऐसा नहीं रहेगा, वो वक्त आएगा कि इन जो देश के दुश्मन हैं, कौन है, जीएनपीसी, गांधी, नेहरू परिवार, चंद्रा चौकड़ी, कागज, जिसे सब लोग, इस देश के लोग अभी भी कांग्रेस कह रहे हैं, गलती से, भूल से, भ्रम से, और कम्युनिस्ट, और फिर कांग्रेस से बुझे हुए टीएमसी और उसकी ममता बनर्जी, शरद पवार है उसकी एनसीपी, और इसके साथ उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना और टीडीपी, डीएमके, एआईएडीएमके, अकाली दल, सपा बसपा का हिसाब जब ये देश लेगा कि ये सब कितने खतरनाक भारतीय समाज के लिए, इस देश के लिए हैं, तो आपका भी मूल्यांकन किया जाएगा कि आप इन सारे देश के दुश्मनों को, समाज के दुश्मनों को, कि आप जो है, आपकी पार्टी जो है, इनकी रक्षा करने वाली, हिफाजत करने वाली एक बदनुमा दाग है इस देश के लिए। तो बेहतर यह है कि भारतीय आवाम ताकत दल जो भारतीयता की, भारतीय एकता की के लिए जो प्रयास कर रहा है, इस तरह के तिकड़म जो आपके सरकार के लोग या आपके पार्टी के लोग लगा रखे हैं कि इसका प्रसार न हो पाए, आईडी को डिलीट करवा देना, और 2, 4, 10 से संख्या बढ़ जाए तो आईडी गायब करा देना, इन ओछी हरकतों से आपकी सरकार के छोटे लोग, हम नहीं कहते कि इसकी जानकारी आपको है, लेकिन आपके सरकार में कुछ लोग या आपके पार्टी के लोग या कहीं से ये तिकड़म की बात है गायब कर देना, इस सब ओछी हरकतों से आपकी सरकार के लोग, आपके पार्टी के लोग बाज जाएं। अन्यथा सब दिन एक जैसा नहीं रहेगा। जब देश पूरा हिसाब लेगा तो ये सारे देश के दुश्मनों के भी इसमें बताएगा कि ये कितने खतरनाक थे, और इन देश के दुश्मनों को की रक्षा करने वाला, उनको पालने वाला, उनको पोसने वाला, उनको दूध पिलाने वाला एक बदनुमा दाग के रूप में भारतीय आवाम ताकत दल भी इतिहास में दर्ज किया जाएगा। निश्चित रूप से ये इतना आप ध्यान रखिए। तो और इसलिए कहा जा रहा है कि चूँकि आपकी पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है, देश की बात करती है, और भारतीय आवाम ताकत दल उसी को शुद्ध रूप से बढ़ाना चाहती है, इसलिए आपकी सरकार से, आपकी पार्टी से अपेक्षा की जाती है कि इसके प्रचार प्रसार में सहायक हों, न कि बाधक हों,
ये इन ओछी हरकतों के जरिए। तो अब इसके बाद इससे भी एक महत्वपूर्ण बात बतानी है कि लाखों करोड़ जो आपने इकट्ठा किया लोगों से, मैंने पीएम फंड में कोरोना के संबंध में इकट्ठा किया आपने, राज्य सरकारों को दिया है 3,000 करोड़, इसको केजरीवाल को दिया है, 1300 उसको दिया है। आपको चिंता है कि वो गरीबों तक पहुंचेगा? वो नहीं पहुंचेगा। मोदी जी, बेहतर है इस डिलीवरी सिस्टम को दुरुस्त करने की सोचिए। और ये स्वयं में नहीं हो जाएगा, आपके मन की बात करने से नहीं हो जाएगा, पंचायत सरपंच से बात करने से नहीं हो जाएगा, सख्ती से। सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति थोड़ी भी आदर इज्जत हो आपके मन में तो उनसे प्रेरणा लीजिए। और इतना आसान भी नहीं है। जब भी गरीब और आम नागरिक के हित में इस सिस्टम में सख्ती आप लाएंगे, अनुशासित करेंगे, तो तमाम जो तत्व हैं कर्मचारियों में, तमाम जो तत्व हैं ब्यूरोक्रेसी में, तमाम तत्व हैं वो बौद्धिक वर्ग में, तमाम तत्व हैं वो पत्रकारों में, तमाम तत्व हैं मीडिया में, तमाम तत्व हैं जुडिशियरी में, सब आपके खिलाफ हो जाएंगे और सब गैंगअप भी हो जाएंगे। तो सबसे वो टक्कर वो लेना पड़ेगा। ये समय लगेगा, ये पूरा संघर्ष वाली बात है, लेकिन हाँ वो देश के लिए जरूरी है। सुभाष चंद्र बोस जी से प्रेरणा लीजिए और 25 से लेकर 30 साल में वो दुरुस्त हो जाएगा। और तब मन को संतोष भी आएगा कि हाँ ये 10 रुपये हम यहाँ से दिल्ली से भेजेंगे, 10 रुपये वो वहाँ पर मिलेगा गरीब को। इसकी आवश्यकता है। और दूसरा कि बताया गया है कि ये जो GNPC गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कागज, जिसको भूल से गलती से भ्रम से लोग कांग्रेस कहते चले आ रहे हैं, वाम दल और उनके साथ साथ जो है ये TMC ममता बनर्जी, NCP शरद पवार, उद्धव ठाकरे, शिवसेना, सपा बसपा, अकाली, TDP, DMK, AIADMK, ये सब वैसे देश विरोधी तो ये दो हैं, GNPC और कम्युनिस्ट वाले। अब बाकी जो है वो समाज विरोधी है। लेकिन ये समाज विरोधी ताकतें भी इन देश विरोधी ताकतों के साथ हमेशा गठबंधन बनाती है, सड़ती रहती है। ये भी खतरा है। और इनको मजबूती देने वाले और इनके इसी GNPC के और आर्म्स हैं और अवतार हैं, इनका रेनेसेंस है। तो और भी आर्म कौन कौन है? PFI इनकी एक आर्म है। दूसरा आर्म जो है वो असदुद्दीन ओवैसी वाला है। दूसरा रूप जो सिमी वाला भी है। इनके साथ हमेशा इनकी मिली भगत भी रहती है और खड़े भी रहते हैं। और मीडिया पूरा मीडिया, एक आध अपवाद छोड़ दीजिए, वैसे ही कई बार नाम लिया गया है, कोई फायदा नहीं। देखिए ना वो किशोर अजवानी जो है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, हमारे देश की संप्रभुता को सीधा उसने उसे चैलेंज किया, चुनौती दिया। और ये बेवकूफ़ कह रहा है कि यदि उसने भारत तेरे टुकड़े होंगे कह दिया तो क्या हो गया, क्या नुकसान हो गया। अभी भी वो जो है न्यूज़ 18 पर आता है। अब सवाल उठता है कि न्यूज़ 18 वाले और मैंने क्या मानसिकता है जो ये कहता है कि यदि भारत तेरे टुकड़े
होंगे, कह दिया तो नुकसान क्या हो गया। यही सब दिखाता है कि किस तरह की मानसिकता का विकास किया गया है अपने देश में। और ये सवाल यही में रुकता नहीं है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। उसका साथ देने वाला जो केजरीवाल को दिल्ली के लोग मुख्यमंत्री बनाते हैं, उसके साथ खड़े हुए राहुल को लोग चुनते हैं वायनाड से, उस पार्टी को केरल के लोग जो है चुन करके एमपी भेजते हैं, उस पार्टी को राजस्थान की करणी सेना उसको वोट करती है, समर्थन देती है। टुकड़ा ये है। तो बहुत बड़ी यानी किस तरह का जहर और मानसिक जो है एक दलदल या मेस्मराइजेशन की स्थिति है। मोदी जी शायद इसको आपको अंदाज नहीं है। तो देश के जितने दुश्मन हैं और पत्रकारों का एक समूह बताया गया है, रवीश कुमार, निधि राजदान, संकेत उपाध्याय, संदीप चौधरी, मानक गुप्ता, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिषार शर्मा, आशुतोष, विनोद दुआ, राजदीप देसाई, शेखर गुप्ता, सागरिका घोष, राणा अयूब, अरफा खानम, बरखा दत्त, और राहुल कंवल, इस तरह से तमाम है। ये जितने भी ये देश विरोधी मीडिया या पत्रकार हैं, उनकी खासियत जरा देखिए। वह देश के खिलाफ विदेशी पैसे पर देश को खिलाफत करना, देश को कमज़ोर करना, ये उनका गतिविधि का चरित्र है। और तर्क और किस तर्क को ढाल बनाते हैं। वो कहते हैं, अच्छा समझ लीजिए, मोदी का जो विरोध करते हैं या कभी कभी आरएसएस बीजेपी के जो नाम लेते हैं, वो तो उनका एक डाइग्रेशनल रेड हर्रिंग का एक टैक्टिक है, सब्टरफ्यूज है, माने कि एक चाल है उनकी कि यदि ये नाम लेंगे, मोदी का नाम लेंगे, मोदी का विरोध करेंगे, आरएसएस का नाम लेंगे, तो कुछ न कुछ समर्थन हमको मिल जाएगा। और उसी ढाल के पीछे जो है वो देश के खिलाफ की गतिविधियों में वो हमेशा सक्रिय रहता है। और दूसरी ढाल क्या है? सेकुलरिज्म, धर्म निरपेक्षता। ये दो ढालों के पीछे ये देश विरोधी ताकतें छिपती हैं। और तर्क क्या देती हैं? चूंकि हम मोदी का विरोध करते हैं इसलिए लोग हमको गद्दार कहते हैं। इस तर्क को पहचानिए। तो मोदी जी शायद आपको मालूम नहीं कि इतनी खतरनाक ये ताकतें हैं। और एक बात और समझ लीजिए, ये जो एनपीसी की सोनिया है, क्या समझते हैं इसका शासन नहीं चल रहा है? इसकी 3000 बसें चल रही हैं आपकी देखरेख में इसी दिल्ली में और केजरीवाल के संरक्षण में। रॉबर्ट वाड्रा का, प्रियंका वाड्रा का, राहुल के तमाम धंधे चल रहे हैं इस देश में। तो इनके तो मजे ही मजे हैं। सरकार चलाने की झंझट नहीं, जनता को जवाब देने की झंझट नहीं, बल्कि उल्टा सरकार से पूछना है, सरकारों पर झूठा आरोप लगाना है, झेलना तो आपको है। तो इससे बड़ी स्थिति क्या होगी? बल्कि एक अंग्रेजी में कहावत है कि वो पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल है। सारी पावर इंजॉय कर रहे हैं ये एनपीसी की सोनिया। उसके सारे व्यापारिक धंधे चलते रहे भारत में,
जिसे कि एक नमूना है कि 3000 जो है क्लस्टर बसें चलती हैं दिल्ली में। तो ये व्यापारिक विस्तार देख लीजिए, इसी प्रकार तमाम चल रहा है। वो मोदी जी की जानकारी में, मोदी जी सरकार के संरक्षण में केजरीवाल के वो संरक्षण में चल रही है। तो सरकार चलाने की झंझट नहीं, सरकार की कोई जवाबदेही नहीं, और सरकार की जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं, और जो है उल्टा सरकार से सवाल पूछना है, उस पर आरोप लगाना है, और ठाठ से जो है सब मजे ही मजे हैं। तो पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी का जीता जागता उदाहरण ये है। एनपीसी की सोनिया जो कि एंजॉय कर रही है, उसको सत्ता की क्या जरूरत है? ये सब आपकी बदौलत हो रहा है मोदी जी। तो देश के दुश्मनों को किस तरह से आप लाभ पहुंचा रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है। जब हिसाब लिया जाएगा, आपका भी हिसाब लिया। तो कम से कम आपसे गुजारिश ये है कि आप अपने नीचे वाले अधिकारियों कर्मचारियों को कह दीजिए कि भारतीय जनता दल के प्रचार में बाधक न बने। भारतीय जनता दल देश हित की बात कर रहा है, देश की बात करता है, भारतीयता की बात करता है। एक दिन आप भी समझेंगे, लेकिन अंतिम में समझने वालों की एक बहुत बड़ा ताता है। हम कहना नहीं चाहते हैं। लाल बहादुर शास्त्री की हत्या हुई, इंदिरा गांधी ने करवाई। उसने जो है वो उनकी मृत्यु, उसकी हत्या की, उस मृत्यु की जांच भी होने नहीं दिया। जरा सोचिए ना, एक साधारण आदमी मरता है तो उसका पोस्टमार्टम होता है, उसकी जांच होती है। न तो उनका पोस्टमार्टम होने दिया गया, और न तो जो है वो जांच होने दी गई। सबके मुंह बंद किए गए। उनके दो बेटे थे, वो अनिल शास्त्री और वो सुनील शास्त्री, दोनों के मुंह बंद किए गए। ललिता शास्त्री उनकी पत्नी थी, बार बार कहती रही, लेकिन उनके सुनी नहीं गई। लेकिन अंतिम में जब पाँव कब्र में जाने को हुआ, तो कुलदीप नायर तब जाकर 2-3 साल पहले जब मरने को था, अब तो खैर मर भी गया वो कुलदीप नायर, तब बोला कि हमसे गलती हो गई, शास्त्री जी की मृत्यु की जांच होनी चाहिए। उसका बेटा भी छोटा वाला, उनका शास्त्री जी का अनिल शास्त्री, वो भी कहा कि नहीं, हमसे गलती हो गई। वही आप भी पछताएंगे कि हमसे गलती हो गई, हमने जो है भारतीयता के प्रसार में हमारे लोगों ने बाधा पहुंचाई। तो आपसे अनुरोध है कि ये जो आपके कार्यकर्ता ओछी हरकत में लिप्त हैं कि आईडी गायब करा देते हैं, पता नहीं कौन सा नियम बना है कि यदि 2-4-20 से संख्या अधिक बढ़ गई तो किसी ग्रुप में डालने पर उसकी आईडी क्या हो जाएगी। भारतीयता का प्रचार जो है बिल्कुल देश के कोने कोने में जाना जरूरी है, सबके हृदय में पढ़ना जरूरी है। तो ये सबका कर्तव्य बनता है, मोदी सरकार का भी कर्तव्य बनता है, बीजेपी का भी कर्तव्य बनता है, ये कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है, न कि इसका विरोध करना। लेकिन दुर्भाग्यवश बीजेपी के, हम नहीं कहते सभी लोग, कुछ ऐसे तत्व हैं बीजेपी में, और उनके जो आसपास के जो संगठन है, आरएसएस के या बजरंग दल या वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। भारतीय जनता दल वो मुखालफत उनका स्वार्थ भरा है। जो ये कहते हैं कि संगठन से बड़ा देश है, ये बिल्कुल झूठा है। सत्ता का जो लालच है वो विरोध करवा रही है कि शायद हो सकता है कि सत्ता मेरे हाथ से निकल जाए। तो सत्ता की लालच छोड़ करके देश हित की बात करें और भारतीय जनता दल के प्रचार प्रसार में बाधक न करें। तो ये एपिसोड कुछ लंबा हो रहा है, लेकिन फिर भी ये अनुरोध बराबर रहेगा, और ये अनुरोध और इसका पता करके रहेगा भारतीय जनता दल आखिर करने वाला व्यक्ति कौन है। इस तरह का आईडी गायब करने वाला और इस तरह का नियम बनाने वाला कि 10-20 की संख्या से ज़्यादा हो गए तो उस ग्रुप में आप डाल नहीं सकते। तो इन्हीं आवश्यक और ज़रूरी अल्फाजों के साथ इस जरूरी मीमांसा को यहाँ पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।